नमस्कार, मैं हूं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार का खास प्रोग्राम ग्लोबल फ्रंटलाइन। दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां कूटनीति, संघर्ष और साजिश तीनों साथ साथ चल रहे हैं। कहीं युद्ध की आहट तेज हो रही है तो कहीं शांति की कोशिशें सुर्खियों में हैं। मध्य पूर्व से लेकर यूरोप तक, अमेरिका से लेकर एशिया तक, हर महाद्वीप पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कौन सी वैश्विक ताकत क्या चाल चल रही है, किस देश में हालात बिगड़ रहे हैं और इन सबका असर सीधे आपकी जिंदगी और भारत की रणनीति पर कैसे पड़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ खबरें नहीं है, यह दुनिया का आज का सच है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विदेश मंत्री जयशंकर ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति से मुलाकात की, $400 मिलियन की मदद का ऐलान। न्यूजीलैंड में रोका गया सिखों का धार्मिक जुलूस, उपद्रवी बोले ये भारत नहीं। अमेरिका बनाने जा रहा है सबसे घातक जंगी जहाज, किसी भी बैटल शिप से 100 गुना अधिक होगा शक्तिशाली। तेज रफ्तार से आई और बैरियर से जा टकराई, फरारी में लगी आग। फेमस गेम डेवलपर विंस जेम्पला की दर्दनाक मौत। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच बड़ी खबर यह है कि इन सब के पीछे पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है। पाकिस्तान की सेना के प्रमुख असीम मुनीर ने चोरी छिपे बांग्लादेश में आईएसआई का ढाका सेल एक्टिव कर दिया है। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के ऊपर भी तख्तापलट का खतरा मंडरा रहा है। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA आज बिक रही है, उसकी नीलामी होगी। सेना से जुड़ी कंपनी ने आखिरी वक्त पर नाम वापस लिया है। अब रेस में 3 कंपनियां और हैं। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA आज बिक रही है। सेना से जुड़ी कंपनी ने आखिरी वक्त पर नाम वापस लिया। अब रेस 3 में कंपनियां आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय एयरलाइंस को बेचने की तैयारी में है। शाहबाज सरकार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की 75% हिस्सेदारी बेचेगी। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक 23 दिसंबर बोली जमा करने का आखिरी दिन है। डेडलाइन के ठीक 2 दिन पहले सेना से जुड़ी एक खाद्य कंपनी फौजी फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड ने बोली लगाने से अपना नाम वापस लिया है, जिसके बाद सिर्फ 3 दावेदार रेस में हैं। सरकार को एयरलाइंस बेचने की नौबत क्यों आई? आइए समझते हैं क्या कारण रहा जो सरकार को एयरलाइंस बेचने की नौबत पे आना पड़ा। नंबर 1, IMF की नीति। एयरलाइंस बेचने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है IMF की नीति। पाकिस्तान को IMF से $7 अरब का लोन चाहिए। इसके बदले IMF चाहता है कि पाकिस्तान में घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों का प्राइवेटीकरण हो जाए। इसी शर्त के मुताबिक पाकिस्तान अपनी 24 सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कर रहा है। PIA भी इसका हिस्सा है। नंबर 2 है आर्थिक तंगी। PIA को बेचने का दूसरा कारण एयरलाइन को रिवाइव करना भी है, क्योंकि आर्थिक तंगी की वजह से सरकार PIA में निवेश कर पा रही है। PIA के खराब मैनेजमेंट से यात्री भी परेशान हैं। नंबर 3, खराब छवि। 2020 में कराची में PIA का एक प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें 96 लोगों की जान चली गई थी। जांच में PIA के 250 से ज्यादा पायलट के लाइसेंस संदिग्ध या फर्जी पाए गए थे। हादसे में PIA की छवि खराब हुई थी और कई देशों ने PIA के फ्लाइट्स को बैन कर दिया था। बैन के चलते PIA का घाटा बढ़ा और कंपनी पर करीब 25,000 करोड़ का कर्जा हो गया। नंबर 4 है बेहतर ग्रोथ की उम्मीद। अभी पाकिस्तान के एविएशन सेक्टर का उसकी GDP में सिर्फ 1.3% योगदान है। पाकिस्तान में एविएशन सेक्टर का GDP में योगदान सिर्फ 1.3% है। वहीं UAE में यह 18% है और सऊदी अरब में 8.5% है। वहीं पाकिस्तान में यह सिर्फ 1.3% है। प्राइवेटकरण से इसमें ग्रोथ हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर इनका प्राइवेटकरण होता है तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। नंबर 5, एयरपोर्ट और बंदरगाहों को पहले ही सरकार बेच चुकी है। पाकिस्तान 1958 से अब तक कुल 20 बार IMF लोन ले चुका है। उसने IMF के दबाव में आकर कई कठिन फैसले लिए। इसी कड़ी में पाकिस्तान अपने बंदरगाहों और एयरपोर्ट को पहले ही बेच चुका है। पाकिस्तान ने पिछले साल इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ठेके पर देने का फैसला भी लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार।
ट्रंप बोले एप्स्टीन सेक्स फाइल्स से बेगुनाहों की इमेज खराब होगी। मेरी भी कुछ फोटोज, एक वक्त कई लोग एप्स्टीन से मिलते थे। ट्रंप बोले एप्स्टीन सेक्स फाइल से बेगुनाहों की इमेज खराब होगी। मेरी भी कुछ फोटोज, एक वक्त कई लोग एप्स्टीन से मिलते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एप्स्टीन सेक्स फाइल्स के सार्वजनिक होने से कई बेगुनाहों की इमेज खराब हो सकती है। कई ऐसे लोग थे जिनका जेफरी एप्स्टीन के अपराधों से कोई लेना देना नहीं था, वे बस कभी कभी उनसे मिलते थे। ट्रंप ने सोमवार को फ्लोरिडा में अपने मारे गए लोगों के रिजॉर्ट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि एप्स्टीन को लेकर हो रहा हंगामा असल में रिपब्लिकन पार्टी की कामयाबियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। ट्रंप ने कहा कि उनकी भी एप्स्टीन के साथ कुछ फोटो हैं, क्योंकि उस समय कई लोग उससे मिलते जुलते थे। इस पूरे मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि इन फाइलों में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की सारी तस्वीरें सामने आई हैं, उस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? इस पर ट्रंप ने कहा, मुझे बिल क्लिंटन पसंद है, मेरे उनसे अच्छे रिश्ते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा कि उनकी तस्वीरें सामने आई। ट्रंप ने आगे कहा कि किसी पार्टी या कार्यक्रम में एप्स्टीन के साथ फोटो आ जाने से यह साबित नहीं होता उस इंसान का उससे कोई गलत रिश्ता नहीं था, लेकिन अब ऐसी तस्वीरों से बेगुनाह लोगों की बदनामी हो रही है। ट्रंप के मुताबिक कई सम्मानित लोग जैसे बैंकर और वकील सिर्फ इसलिए निशाने पर आ रहे हैं क्योंकि वे सालों पहले किसी मौके पर उनसे मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग इस बात से नाराज हैं कि उनकी तस्वीरें ऐसे व्यक्ति के साथ सामने लाई जा रही हैं जिससे उनका असल में कोई संबंध नहीं था। ट्रंप ने कहा, इससे किसी की जिंदगी भर की बनाई हुई प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका ने H-1B और H-4 वीजा जांच सख्त की। अब सोशल मीडिया भी चेक किया जाएगा। कई महीनों के लिए इंटरव्यू टाले गए। अमेरिका ने H-1B और H-4 वीजा जांच सख्त कर दी है। अब सोशल मीडिया भी चेक किया जाएगा। कई महीनों के लिए इंटरव्यू टाले गए। अमेरिका ने H-1B और H-4 वीजा के सभी आवेदकों की जांच सख्त कर दी है। 15 दिसंबर से अब वीजा प्रक्रिया में ऑनलाइन और सोशल मीडिया की जांच भी शामिल कर दी गई है। यह नियम दुनिया भर के सभी देशों के आवेदकों पर लागू होगा। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा कि यह कदम H-1B वीजा के दुरुपयोग और अवैध इमिग्रेशन पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। इस फैसले के बाद भारत में हजारों आवेदकों के तय वीजा इंटरव्यू टाल दिए गए हैं। कई इंटरव्यू किए गए हैं और कई इंटरव्यू को रीशेड्यूल किया गया है। इससे वे लोग ज्यादा परेशान हैं जो इंटरव्यू के लिए पहले ही भारत आ चुके हैं और वीजा न होने के कारण अमेरिका वापस नहीं जा पा रहे। दूतावास के मुताबिक H-1B और H-4 वीजा के आवेदन के लिए जा रहे हैं, लेकिन जांच बढ़ने से प्रक्रिया में ज्यादा समय लग सकता है। भारत सरकार ने कहा कि वह इस मुद्दे पर अमेरिका से लगातार बातचीत कर रहा है ताकि भारतीय छात्रों को पेशेवरों की परेशानी न हो। 70% H-1B वीजा भारतीयों को ही मिलता है। H-1B वीजा क्या है, आइए बताते हैं क्या है H-1B वीजा। हाई स्किल्ड प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को H-1B वीजा जारी होता है। 1990 में अमेरिकी कांग्रेस में बिल के जरिए ये वीजा अस्तित्व में आया था। ट्रंप के आदेश का क्या असर है? भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि हर साल कुल जारी किए जाने वाले H-1B वीजा से 70% भारतीय प्रोफेशनल्स को जारी किया जाता है। H-1B वीजा की फीस कितनी है? पहले फीस लगभग $9,000 थी, लेकिन सितंबर 2025 में ट्रंप ने इसे बढ़ाकर लगभग 90 लाख रुपए कर दिया। इस वीजा की अवधि कितनी है? 3 साल के लिए 2 बार जारी होता है। कुल अवधि 6 साल के बाद आवेदक चाहे तो ग्रीन कार्ड यानी नागरिकता से पहले की स्टेज के लिए आवेदन कर सकता है। H-1B पर ट्रंप की कभी हाँ तो कभी ना। ट्रंप का H-1B वीजा पर 9 साल में कभी हाँ है तो कभी ना वाला रवैया रहा है। पहले कार्यकाल में 2016 में ट्रंप ने इस वीजा को अमेरिकी हितों के खिलाफ कहा था। 2019 में इस वीजा का एक्सटेंशन सस्पेंड किया। पिछले महीने ही यू टर्न लेते हुए कहा, हमें टैलेंट की जरूरत है, गोल्ड कार्ड में हमेशा रहने का अधिकार मिलेगा। ट्रंप ने H-1B में बदलाव के अलावा 3 नए
तरह के वीजा कार्ड लॉन्च किए थे। ट्रम्प गोल्ड कार्ड, ट्रम्प प्लेटिनम कार्ड और कोऑपरेटिव गोल्ड कार्ड जैसी सुविधाएं भी शुरू की गई। ट्रम्प गोल्ड कार्ड 8.8 करोड़ कीमत का है। इसमें व्यक्ति को अमेरिका में अनलिमिटेड रेजिडेंस मिलेगा। भारत हर साल लाखों इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट तैयार करता है, जो अमेरिका की टेक इंडस्ट्रीज में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन्फोसिस, TCS, विप्रो और HCL जैसी कंपनियां सबसे ज्यादा अपने कर्मचारियों को H-1B वीजा स्पॉन्सर करती हैं। कहा जाता है कि भारत अमेरिका को सामान से ज्यादा लोग यानी इंजीनियर, कोडर और छात्र एक्सपोर्ट करता है और अब फीस महंगी होने से भारतीय टैलेंट यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट के देशों की ओर रुख करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के टेक्सास राज्य में मैक्सिकन नेवी का प्लेन क्रैश, 2 साल के बच्चे समेत 5 की मौत। अमेरिका के टेक्सास राज्य में सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। मैक्सिकन नौसेना का एक विमान गैलवेस्टन खाड़ी के पानी में गिर गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स ने इसकी पुष्टि की है। अधिकारियों ने बताया कि विमान में कुल 8 लोग सवार थे, जिनको जिंदा बचा लिया गया है, जबकि एक इंसान अब भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। यह विमान आग में झुलसे हुए मरीजों को इलाज के लिए ले जा रहा था। इनमें भी बच्चे भी शामिल हैं। विमान में मौजूद कुछ लोग एक संस्था से जुड़े थे, जो आग से झुलसे। गैलवेस्टन काउंटी के शेरिफ ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, गोताखोर, ड्रोन टीम और दूसरी आपात सेवाएं मौके पर भेजी गईं। इसके तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मैक्सिकन नौसेना ने भी हादसे की पुष्टि की है और कहा है कि वह अमेरिका एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही ह्यूस्टन में मैक्सिकन दूतावास से भी संपर्क किया गया है। इस हादसे की जांच में FAA और NTSB जैसी अमेरिकी एजेंसियां साथ दे रही हैं, ताकि पता चल सके कि विमान कैसे और क्यों गिरा। फिलहाल हादसे की असली वजह साफ नहीं हो पाई है। बचाव दल लापता इंसान की तलाश में जुटे हैं और प्रशासन हालत पर नजर बनाए रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। गाजा में 9 लाख करोड़ में स्मार्ट सिटी बनेगी। ट्रम्प सरकार ने 5 लाख करोड़ देगी। यहाँ लग्जरी रिसोर्ट होंगे और हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी। अमेरिका ने युद्ध से तबाह हो चुके गाजा को दोबारा खड़ा करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना पेश की है। इस योजना के तहत गाजा को करीब 9.3 लाख करोड़ 112 अरब डॉलर की लागत से आधुनिक स्मार्ट सिटी में बदल दिया जाएगा। इसमें से लगभग 5 लाख करोड़ 60 अरब डॉलर की मदद से अमेरिकी सरकार देगी। इस प्रोजेक्ट में लग्जरी रिसोर्ट, बीच होटल और हाई स्पीड ट्रेनें जैसी सुविधाएं बनाने की बात कही गई है। इस योजना को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने तैयार किया है। इसे प्रोजेक्ट सनराइज नाम दिया गया है। इसका मकसद सिर्फ गाजा को मलबे से बाहर निकालना नहीं है, बल्कि उसे एक आधुनिक तकनीक से चलने वाला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाना है। निवेशक देशों के सामने इस प्रोजेक्ट को 32 स्लाइड की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। ट्रंप ने साल भर में 18,000 करोड़ चंदा लिया, बदले में करोड़ों के फायदे दिए। लिस्ट में सुंदर पिचाई और सत्ता नडेला जैसे 6 भारतवंशी शामिल हैं कि कम से कम 346 बड़े दानदाता ऐसे हैं जिनमें से हर एक ने 2.5 लाख डॉलर या उससे ज्यादा का चंदा दिया। इन लोगों से ही करीब 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा की रकम आई है। इनमें से लगभग 200 दानदाता ऐसे हैं जिन्हें या जिनके कारोबार को ट्रंप सरकार के फैसलों से फायदा मिला है। इनमें सुंदर पिचाई और सत्य नडेला जैसे 6 भारतवंशी बिजनेसमैन शामिल है। इन फायदों में कई बातें शामिल हैं। किसी को राष्ट्रपति की तरफ से माफी मिली, किसी के खिलाफ चल रहे केस खत्म हो गए, किसी कंपनी को बड़े सरकारी ठेके मिल गए, तो किसी को सीधे व्हाइट हाउस तक पहुंच मिली या सरकार में बड़ा पद दिया गया। हालांकि रिपोर्ट यह भी कहती है यह साबित करना मुश्किल है किसी ने पैसा दिया और बदले में सीधा फायदा मिला, लेकिन इतना जरूर है कि पैसे और फायदों का यह रिश्ता सवाल खड़े करता है। अब जानिए ट्रंप की टीम ने फंड कैसे जुटाया। ट्रंप की टीम ने पैसे जुटाने के लिए कई अलग अलग रास्ते बनाए। इनमें सबसे बड़ा है MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो एक सुपर PAC है। PAC एक ऐसा संगठन है जो राजनीति के लिए पैसा इकट्ठा करता है
और उस पैसे से किसी उम्मीदवार या पार्टी का समर्थन करता है। इसने नवंबर 2024 से जून 2025 के बीच करीब $200 मिलियन जुटाए। इसके अलावा ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बनी कमेटी ने करीब $240 मिलियन जुटाए, जो अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस में एक शानदार वॉल रूम बनाने के लिए भी चंदा लिया गया। ट्रंप का कहना है इसके लिए करीब $350 मिलियन जुट चुके हैं। हालांकि टाइम्स को करीब $100 मिलियन के दानदाताओं की सूची मिली है। यह पैसा ट्रस्ट फॉर द नेशनल मॉल नाम के संगठन के जरिए लिया जा रहा है। दान देने वालों का नाम उजागर करना जरूरी है। इसके अलावा अमेरिका की आज़ादी के 250 साल पूरे होने पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए बने संगठन अमेरिका 250 व्हाइट हाउस हिस्टोरिकल एसोसिएशन और एक राजनीतिक समूह सिक्योरिंग अमेरिकन ग्रेटनेस के लिए भी पैसा जुटाता है। इनमें से कई जगह दान देने वालों के नाम सार्वजनिक करना जरूरी नहीं है, इसलिए पूरा सिस्टम काफी हद तक सीक्रेट बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप खुद पर नजर रखते हैं कि कौन कितना पैसा दे रहा है। उनकी फंडिंग की जानकारी उनको दी जाती है। कई लॉबिस्ट अपने क्लाइंट्स को सलाह देते हैं कि अगर ट्रंप का ध्यान और पहुंच चाहिए तो इन संगठनों को दान देना फायदेमंद हो सकता है। दान के बदले कोई राजदूत बना किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिले। रिपोर्ट्स में बताया गया कि एक महिला ने MAGINC को $25 लाख दी है और कुछ महीनों बाद उसके पिता को जस्टिस डिपार्टमेंट से रिश्वत मामले में बहुत कम सजा मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत में वीजा सर्विस रोकी, सुरक्षा का हवाला दिया। कहा, हादी हत्याकांड के आरोपी के भारत भागने की जानकारी नहीं। बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने सभी वीजा और काउंसलर सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी। इससे पहले अगरतला में बांग्लादेश के कॉन्सुलेट भी वीजा सर्विस पर रोक लगा चुका है। यह फैसला शनिवार को हाई कमीशन के बाहर हुए प्रदर्शन के बाद लिया गया। दूसरी तरफ बांग्लादेश में गृह मंत्रालय ने भी यह साफ किया है कि इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के आरोपी ने भारत में शरण ली है। गृह मंत्रालय के IG रफीकुल इस्लाम ने बताया कि मुख्य आरोपी फैजल करीम मसूद के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हादी की मौत के बाद आरोपी के भारत में शरण लेने का दावा किया जा रहा है। कल भारत ने भी चटगांव में वीजा सर्विस को रोकी थी। रविवार को भारत ने सुरक्षा हालात को देखते हुए चटगांव स्थित अपने असिस्टेंट हाई कमीशन में वीजा सर्विसेज को बंद किया था। यह फैसला भारत विरोधी प्रदर्शनों के बाद लिया गया। चटगांव में भीड़ ने गुरुवार को भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर के आवास के पास पहुंच गई और पथराव शुरू कर दिया। इसके अलावा खुलना, राजशाही और ढाका में भी भारतीय दफ्तरों के बाहर बड़े पैमाने पर भारत विरोधी नारे लगाए गए। 2 दिन पहले बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन हुआ था। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में शनिवार रात को दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि यह प्रदर्शन बेहद छोटा और शांतिपूर्ण था। इससे बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। उन्होंने कहा, यह घटना को लेकर बांग्लादेश के कुछ मीडिया संस्थानों में भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि प्रदर्शन में सिर्फ 20 से 25 युवा शामिल थे। बांग्लादेश ने भारत के इस बयान को खारिज करते हुए कहा कि स्थिति इससे कहीं ज्यादा गंभीर थी। ढाका ने कहा कि इस घटना को भ्रामक प्रचार कहना ठीक नहीं है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार M तौहीद हुसैन ने रविवार को कहा कि भारत ने इस घटना को जरूरत से ज्यादा हल्का बनाकर पेश किया है। उन्होंने सवाल उठाया, 25 से 30 लोगों का समूह इतने सुरक्षित कूटनीतिक क्षेत्र तक कैसे पहुंच गया। उनका कहना था कि सामान्य परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं होना चाहिए था, जब तक कि उन्हें वहां तक पहुंचने की अनुमति ना दी गई हो। तौहीद हुसैन ने यह भी कहा कि प्रदर्शन में सिर्फ हत्या के विरोध तक की सीमित नारे नहीं लगे, बल्कि अन्य बयान भी दिए गए। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेशी मीडिया में छपी खबरें भ्रामक नहीं थी और काफी हद तक सही थी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।